पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, हाइपो पिगमेंटेशन हो सकती है। हाइपर पिगमेंटेशन में मेलाज्मा जो सबसे कॉमनेस्ट है बेसिकली, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, क्यों होता है ये भी नहीं पता। कई लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स लेते हैं पीरियड्स डिले करने के लिए या पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए या बेबी ना प्लान करने के लिए, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं। वो एक बहुत कॉमन कॉज होता है जिससे छाइयाँ होती हैं। सो जिस पेशेंट में छाइयाँ हैं उसका ये हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि आप कोई हार्मोनल पिल तो नहीं ले रहे हो। थायराइड के पेशेंट्स को बहुत कॉमनली होता है बिकॉज थायराइड भी एक हार्मोनल डिजीज़ है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो हमें डैमेज करती है। तो उसके लिए हमें फिजिकल सनस्क्रीन्स की ज़रूरत है। तो वो फिजिकल सनस्क्रीन्स हमें मच बेटर प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ SPF देख के नहीं लेना, लोगों को लगता है SPF ही काफ़ी है। कई होते हैं ट्यूमर्स होते हैं, मलिग्नेंसीज, कैंसर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी, ध्यान रखना पड़ता है कोई पिगमेंटेशन हो तो उसको कोई इंटरनल कैंसर ना हो रहा हो। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में हमने स्किन केयर को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज एक बार फिर जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्लिका सचदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे पिगमेंटेशन पर। क्या ये झाइयाँ होती हैं, मेलाज्मा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इलाज क्या है, विस्तार से इस पर बात करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। पिगमेंटेशन जब मैं देख रही थी तो मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया कि शायद ये हिंदी में झाइयाँ होती हैं। तो पिगमेंटेशन आपकी लैंग्वेज में क्या है, झाइयाँ क्या हैं? इतना पता है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, कई बार स्किन पैची हो जाती है। तो साइंटिफिकली आज हम आपसे समझेंगे। अब आपने छेड़ा है तो पिगमेंटेशन कलर को कहते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, हाइपो पिगमेंटेशन हो सकती है। सो हाइपर पिगमेंटेशन जिसको आप छाइयाँ बात कर रहे थे, वो एक वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत सारे कारण हैं, इट इज़ अ फुल चैप्टर, जो आप शुरू करो तो कोई अंत नहीं है। इसमें से ऑफ कोर्स सबसे कॉमन तो छाइयाँ हैं जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों को दिखती है। लोगों को लगता था सिर्फ लेडीज़ को दिखती हैं, बट ये गलत फहमी है, इवन आदमियों को भी होती हैं। सो क्योंकि ये सबसे कॉमन है, पहले मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। फिर हाइपो जिसका बात कर रही थी, जिसको हम फुलवेरी कहते हैं, जो लाइटनिंग होती है, वो हाइपो पिगमेंटेशन, कलर जब वाइट हो जाता है। सो एक होता है कलर डार्क होना, एक होता है वाइट होना। सो दोनों को पिगमेंटेशन कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में मेलाज्मा जो सबसे कॉमनेस्ट है बेसिकली, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, क्यों होता है ये भी नहीं पता। सिर्फ फेस पे क्यों होता है ज़्यादातर, थोड़े लोगों में आर्म्स में होता है, बट ज़्यादातर सिर्फ फेस पे क्यों टिका रहता है और क्यों नहीं होता, ये सब कंजेक्चर्स हैं, किसी को नहीं पता कि क्यों होता है। साइंस ने अभी ये प्रूव नहीं किया कि क्यों फेस पे ही होता है, बिकॉज अगर आपके बॉडी में कुछ हो रहा है इंटरनली तो वहीं क्यों हो रहा है जहाँ पे। बट ये जरूर प्रूव किया गया है कि ये चीज़ धूप, लाइट्स, आजकल कंप्यूटर्स, लाइट्स, हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स, इंडोर लाइट्स में हम काम करते हैं, हाई कंप्यूटर्स, स्क्रीन्स, ऑल विजिबल रेडिएशन जो है उससे बढ़ती है। सो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम जब सारा दिन कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, फ़ोन्स पे हैं, टीवी स्क्रीन्स के सामने, तो ये लाइट भी जो होती है, इसको विजिबल लाइट कहते हैं, ये भी तंग करती है, ये हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। इसीलिए हमको जब हम सनस्क्रीन्स बोलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बाहर जाने पे लगाना चाहिए, जब हम इंडोर्स अपना काम कर रहे हैं तो भी हमारी सनस्क्रीन्स होनी चाहिए। सो छाइयाँ को प्रिज्यूमेबली हमारा बेसिकली हार्मोनल चेंज से शुरू होता है, बढ़ता ये एक्सट्रेनियस जो लाइटें हैं उससे। सो ये हमने प्रिज्यूम किया है कि एक कॉज है। अगर हमें ये पता चल जाए अब हार्मोनल क्या है, जैसे प्रेगनेंसी होती है, अबॉर्शन हो जाए, इरेगुलर पीरियड्स हों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है जिसमें कई लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स लेते हैं पीरियड्स डिले करने के लिए या पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए या बेबी ना प्लान करने के लिए, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं। वो एक बहुत कॉमन कॉज होता है जिससे छाइयाँ होती हैं। सो जिस पेशेंट में छाइयाँ हैं उसका ये हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि आप कोई हार्मोनल पिल तो नहीं ले रहे हो। थायराइड के पेशेंट्स को बहुत कॉमनली होता है बिकॉज थायराइड भी एक हार्मोनल डिजीज़ है। आपके बॉडी में कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो जाता है, अगर पेशेंट ने डाइटिंग करी या बहुत बीमार रहा हो तो उससे भी छाइयाँ बन जाती हैं। आदमियों में क्यों बनती है ज़्यादातर, वो लोग क्योंकि बाहर एक आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट्समैन में हो जाती है, फील्ड में काम करते हैं लोग जो खेतों में, तो ये इसमें सन डैमेज होता है। सो ये इतनी सारी चीज़ें जिससे छाइयाँ बढ़ती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी समझना है कि उनकी प्रोफेशन क्या है, वो करते क्या है, ताकि हम उस एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर आती है दवाइयाँ। अब उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, वो तो कोर्स होते हैं, 2-3-4 महीने के कोर्स होते हैं जिसमें हम लाइटनिंग वाइटनिंग क्रीम्स देते हैं, ये एक शेड्यूल होता है। उसके साथ ओरल टैबलेट्स भी होती हैं जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं। सनस्क्रीन के बारे में तो
आप कम, जितना कम बोलो, जितना ज़्यादा बोलो, कौन जो सा भी है। सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ। क्योंकि बहुत इस पर मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, पता नहीं चलता। हाँ, सो आजकल जो कॉन्सेप्ट नया है कि हमें सनस्क्रीन्स वो यूज़ करने चाहिए जो फिजिकली लाइट को ब्लॉक कर सके। केमिकल सनस्क्रीन्स हम इतने सालों से बात कर रहे थे, फिजिकल हम कम बात करते थे। अब हमें पता चल गया कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो हमें डैमेज करती है, तो उसके लिए हमें फिजिकल सनस्क्रीन्स की ज़रूरत है। तो वो फिजिकल सनस्क्रीन्स हमें मच बेटर प्रोटेक्ट करती है। सो सनस्क्रीन जब लेनी है तो ये ध्यान में रखना है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, सिर्फ एसपीएफ देख के नहीं लेना। लोगों को लगता है एसपीएफ ही काफ़ी है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं उसमें, पीए फैक्टर्स होते हैं उसमें, फिजिकल सनस्क्रीन में कितना उसमें फिजिकल सनस्क्रीन है, ये सब देख के फिर ये भी देख के चलना है कि ये कौन सी स्किन को दे रहे हो आप, ऑयली की ड्राई। बिकॉज सनस्क्रीन्स आपको जेल बेस्ड भी मिलती है, ऑयल फ्री भी मिलती हैं, क्रीमी भी मिलती हैं, स्प्रेज मिलती हैं, सो ये देखना है कि किस इंडिकेशन के लिए आप दे रहे हो, किस टाइप ऑफ स्किन के लिए दे रहे हो। तो ये एक साइंस अपने आप में है जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकेगा कि ये आपके लिए। तो एक बार जरूर सनस्क्रीन खरीदने से पहले सलाह ले बिल्कुल लें। बिल्कुल, यू शुड नो कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और डॉक्टर साहब से प्रिस्क्राइब करके, ताकि आप लाइफ लॉन्ग वही चीज को आप यूज करते रहो। सो एटलीस्ट आप कर रहे हो तो ढंग की चीज करो। राइट। कोई फार्मास्यूटिकल ब्रांड की यूज करो तो एटलीस्ट आपको पता है कि रेगुलेटेड है, इसमें अगर एसपीएफ 50 लिखा है तो 50 होगा। ऐसी ऑफ द काउंटर जिसका कुछ पता ना हो, जैसे आजकल हम लोग फेसबुक से खरीद लेते हैं, ऐसे मत खरीदो, बिकॉज आपको पता नहीं कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज का पता होता है कि उनको जो है रेगुलेटेड है। सो क्योंकि हम पहन के बाहर चले जाते हैं बेझिझक, थिंकिंग कि हम प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आपने प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं रखी तो आप उस भलेके में रह जाओगे और फिर छाइयाँ बन जाएंगी। सो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ छाइयों का ट्रीटमेंट। एंड ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट जो कॉज है, जैसे मैंने कहा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, आपका आयरन कम है, B12 कम है, उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। सो आप जैसे उसको टैकल करोगे आपको पता, आपकी रिजल्ट्स ऑब्वियसली बेटर होंगी। तो ये हो गया मेलाज्मा का। और बहुत पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, बीमारियां हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी, मतलब नाम आपको नहीं पता होगा, बट एक लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस है जो बहुत कॉमन है इंडियन वेमेन में, जिसमें उनकी स्किन डार्क ग्रे ब्लू हो जाती है। अच्छा। ब्राउन नहीं, मतलब छाइयाँ फेस पे ब्राउन ही क्योंकि मैं इस पे आ रही थी कि पिगमेंटेशन का सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है स्किन पे? कलर डार्क हो जाता है। सो कलर पैची? पैची हो जाता है। ज़्यादातर मिलाज्मा जो होता है वो आपके फॉरहेड पे, नोज, चीक्स पे और अपर लिप पे हो जाता है, और कई बार ये आपके आर्म्स पे भी हो जाता है, वी ऑफ द नेक। सो इसलिए बिकॉज ये एक्सपोज्ड एरियाज पे है, तो दैट इज वाई हम सन 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 बोलते हैं, बिकॉज हमारे को एरिया ऐसा है जहाँ पे धूप लगती है। उसका कलर होता है ब्राउन, डार्क ब्राउन ब्राउन। बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैं एलपीपी कह रही थी, उसमें कलर पर्पल होता है, ग्रेश पर्पल। वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो ऑटो इम्यून बीमारी होती है। वो ज़्यादातर उन पेशेंट्स को देखा जाता है जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम्स हों, ऑटो इम्यून बीमारियाँ हों, तो वो एक डिफरेंट पिगमेंटेशन है। फिर हमारे में इतनी ऑटो इम्यून बीमारियाँ आजकल पैदा हो गई हैं, उनमें भी पिगमेंटेशन होती है, उनका कलर भी डिफरेंट होता है। सो पिगमेंटेशन के बहुत और रीजंस, बहुत सारे मेडिसिन से हो जाती है पिगमेंटेशन। हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे माइनोसाइक्लिन होती है, हम खाते हैं पिंपल्स के लिए। बहुत सारी होती हैं जो सन अब्जॉर्ब करती हैं। कोई एपिलेप्सी की दवाइयाँ होती हैं, जो मिर्गी की बीमारी होती है, वो दवाइयाँ भी अब्जॉर्ब करती हैं। टीबी की जो बीमारी होती है की दवाई होती है, वो भी सन अब्जॉर्ब करती है। तो ये वाली, इसको ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। सो दवाइयों के खाने से हम डार्क हो रहे हैं, ठीक है। कई होते हैं ट्यूमर्स होते हैं, मलिग्नेंसीज, कैंसर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी, उसके कारण एड्रेनल ट्यूमर्स होते हैं, हम उसमें भी हम पिगमेंटेशन हो जाती है। तो पिगमेंटेशन इज अ वेरी कॉमन, ध्यान रखना पड़ता है। कोई पिगमेंटेशन हो तो उसको कोई इंटरनल कैंसर ना हो रहा हो, वो उसको साइड ट्रैक नहीं करना चाहिए। सो पिगमेंटेशन उस कारण भी हो सकता है। सो इतने सारे कारण होते हैं। मेनोपॉज जो विमेन है आफ्टर 45 50 के बीच में, बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत है कि उनकी झाइयाँ हो रही हैं, तो हार्मोनल, वो भी हार्मोनल है, तो उस दौरान फिर क्या करना चाहिए? सेम ट्रीटमेंट तो सेम ही रहता है, बट आपके जो हार्मोन्स में वही होता है कि डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कैल्शियम की, मल्टीविटामिन्स, B12 और सब, आयरन की, उसको भी साथ में कंट्रोल करो। इलाज सिमिलर ही होता है, लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, खाने की होती है, सनस्क्रीन होता है, ट्रीटमेंट ओवरऑल सेम होता है, एज लॉन्ग एज उसका थोड़ा पता चल जाए कि कोई एक्स्ट्रा कारण तो नहीं है जो हमने पकड़ना। सुझाइयों के साथ या पिगमेंटेशन के साथ आपके पास पेशेंट आते हैं, तो आप उसका पहले कारण जानते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, पता करना है कि कारण क्या है, अपनी तरफ से कोशिश होती है। हम एवरी टाइम मिलाज्मा में कारण नहीं पता चलता, मेनी टाइम्स में पता नहीं होता क्या है, दिख जाती है बट तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर अपनी तरफ से हिस्ट्री ज़रूर लो। अगर पकड़ सको कॉज तो फिर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल होता है।
मिलास्मा एक ऐसी बीमारी है, दो चीज़ें, एक वो 100% कभी क्योर नहीं होता, लाइट कर सकते हैं। थोड़े से बहुत लकी पेशेंट्स हैं जिनकी चली जाती है, बिकॉज अगर उनमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो या प्रेगनेंसी में हो जाए, प्रेगनेंसी होने के बाद कई बार वो चली जाती है, वो बहुत लकी लोग होते हैं। पर जनरली जो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि मैं इसको लाइट कर दूंगी, 100% नहीं जाने वाली। नंबर दो, इसके चांसेस ऑफ रेकरेंस फिर हो जाते हैं। अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस फिर हो जाए, थायराइड कंट्रोल ना हो, सन प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली ना करा हो, तो उसके वापस होने के चांसेस भी होते हैं। सो एक स्टबन बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बट जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। बड़ा क्लियरली और साफ तरीके से आपने बताया कि इसको लाइट किया जा सकता है। तो जो दावे करते हैं कि पूरी तरह से चली जाएंगी, वो सही नहीं है, वो बहुत लकी फ्यू होते हैं। हाँ, वो आपने कहा। अच्छा, कोई झाइयाँ हो जाएं तो खास तरीके कोई डाइट में भी आप बदलाव करते हैं? नॉट रियली, बस वही न्यूट्रिशन अगर मेरे को लगे, जब हम टेस्ट करते हैं, अगर उसके आयरन लेवल्स बहुत कम हो, B12 कम हो, तो ऑब्वियसली उस मामले में एडवाइस करते हैं कि अपना ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बनानाज, एप्पल्स जिसमें आयरन होता है। B12 कम हो तो वेजिटेरियन डाइट्स में सैलड्स खाओ, नॉन वेजिटेरियन में ऑफ कोर्स चिकन फिश हो जाए तो ईजी हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट डज हेल्प। आप जो मर्जी बीमारी ले लो, हर बीमारी में न्यूट्रिशनल कुछ ना कुछ कम होता है, और उसको ऐड करने में बहुत फर्क पड़ जाता है। You can never undermine the beauty of giving good food and nutrition, because उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए Absolutely. अगर आप इलाज भी ले रहे हैं। कुछ लोग घरेलू इलाज बहुत बताते हैं झाइयों का, उससे कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज एज वी सेड अंदर है, हार्मोनल है। आप बाहर से क्या कर सकते हो, न्यूट्रिशनली खा सकते हो, लगाने से क्या होने वाला है। इनफैक्ट ज़्यादा छेड़छाड़ी करोगे ना फेस से, मैंने एक अर्लियर टॉक में भी बोला था कि हमारा एक स्किन का एक पीएच होता है, भगवान ने हमें 5.5 का एक पीएच दिया हुआ है। अगर वो आप पीएच को डिस्ट्रॉय करो, बाहर से खीरा टमाटर लगाओ, आप एक पीएच ऑल्टर कर रहे हो, आप अपने फेस को और एक्सपोज कर रहे हो टू एक्सटर्नल डैमेजेस। सो आपने अपने फेस को और एक्सपोज कर दिया, सनलाइट, मिट्टी, धूल आपके स्किन को डैमेज कर रही है, मत करें। वो एक प्रोटेक्टिव कोट को रहने दें, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो यू वांट टू यूज क्रीम्स, यूज कर लो जिनका पीएच कंपैटिबल है, बट ये जो एक्सटर्नल जो आप चीज़ें लगाते हो, दही, खीरे, टमाटर, इससे आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि ईट ऑल दैट, वही न्यूट्रिशन आपने खाना है तो खीरा खा लो, इंटरनली आपको नरिश करो, बाहर से तो आप उसको डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो। कई बार आइस कहते हैं आप स्किन पे, अच्छा होता है आइस क्यूब्स लगाना? हाउ डज दैट हेल्प, आप बताओ। आइस क्या कर रहे हो, आपके फैट पैड्स है अंदर, आप उनको कंट्रैक्ट कर रहे हो, आपने कुछ अचीव नहीं किया उससे, आप नरिशमेंट थोड़ी ना दे रहे हो, या उसका ब्लड वेस्क्यू जो ठंडे पानी के चीटे, आप उसके आपने वेसल्स को डायलेट खोलना है ताकि नरिशमेंट आए। ठंडे पानी से आप उसको कंट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नॉट अचीविंग एनीथिंग उससे। आपने फेस को क्या खुलेंगे कैसे? वो खुलने की जरूरत ही नहीं होती, वो नेचुरल ब्लड वेसल्स, हमारी सर्कुलेशन चल रही है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो तो सारा टाइम अपना काम कर रहा है, न्यूट्रिशन तो आ ही रही है। जो आप खा रहे हो वो आपके न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सब आपकी स्किन में आ रहा है। स्किन में क्यों, पूरी बॉडी में घूम रहा है। सो आपको एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपके छाइयाँ उससे चली जाएंगी, होने नहीं वाली। सो एक हाइपोपिगमेंटेशन भी होता है। अब हाइपोपिगमेंटेशन ये बहुत कॉमन चीज़ है जिसको फुलवेरी कहते हैं, तो ये इसको हाइपो कहते हैं, मतलब लेस पिगमेंटेशन। अदर कॉजेज भी होते हैं, 2-4 और बीमारियां भी हैं जिसमें कलर हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अब कलर लाने का होता है। सो उसको रिप्लेस करना है, जो चला गया उसको लाना है, अनलाइक हाइपर। सो फुलवेरी का इलाज आजकल ट्रीटमेंट बहुत अवेलेबल है, ऐसी कोई मायूस होने की बात नहीं होती। लोग बहुत मायूस हो जाते हैं इस बीमारी में, लोग इसको थोड़ा सा वहम भी कर लेते हैं, जो करना नहीं चाहिए। हाँ, कि लोग छूत की बीमारी, फुलवेरी छूत की बीमारी नहीं है, वो दूसरी लेप्रेसी है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो भी सारों में इन्फेक्शस नहीं होती, कई तरह की होती, कई नहीं होती, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। फुलवेरी किसी को स्प्रेड, मतलब इन्फेक्शस नहीं है, किसी को लगती नहीं है, सो इसमें इतना वहम और स्टिग्मा मत अटैच करो। ट्रीटेबल है आजकल, टाइम लग जाता है, सो इसका ट्रीटमेंट भी होता है। इस पर पूरा एक अलग एपिसोड हम जरूर आपके साथ बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन।